जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अपने लिए पे स्वागत है। मैंने एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट ये सारा का सॉल्यूशन करवाया है इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो आप लोग वो वाला देख लें। ठीक है, सारा देख लें जैसे मैंने इंग्लिश में करवाया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का और ऊपर से करंट अफेयर का भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, इंग्लिश का भी एनालिसिस मैंने डाला है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, साइन और एंटर, तो वो सब जरूर देखें। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इस वीडियो पे। हम लोग 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा वो हिंदी में रहेगा। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। 2021, ठीक है, 2021 में टाइम्स मैगजीन जो था, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है, 2021 में जो टाइम्स मैगजीन था, ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने में 100 में शामिल प्रभावशाली व्यक्ति को कौन थे, ठीक है, यानी टाइम्स मैगजीन में 100 में शामिल प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे, ठीक है, टॉप 100 में शामिल होने वाले। ऑप्शन था विराट कोहली, अमित शाह, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नरेंद्र मोदी को हमने टिक मारा था और यही सही आंसर है। अगला है, टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एलान एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक है, ये भी याद रखिए, टाइम्स मैगजीन ने, ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने एलन मस्क को क्या पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो देख लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन था। तो मध्य प्रदेश था, एमपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये चारों ऑप्शंस में थे, पर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, वित्त वित्त वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, यानी 2018 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता था, जो कुल उत्पादन का 32.14% था। ठीक है, कितना था पूरा उत्पादन का? 32.14% था। राजस्थान उस वर्ष दालों का देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था, जो कुल उत्पादन का 13% था। और राजस्थान जो है लगभग सेकंड नंबर पे था, और लगभग कितना प्रोडक्शन होता था? 13% था राजस्थान में, और 32.14% था मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला बात करें, जुलाई 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 2 जुलाई 2023 तक। चलिए अगला अगला यहीं पर है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, अभी प्रेजेंट में भी एम के स्टालिन है। उन्होंने 7 मई 2021 से मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रखा है, और ये कब से है? 7 मई 2023 से लेके अभी तक यही है। कौन है? एम के स्टालिन। अगला है, यहाँ अगस्त 2024 तक सभी भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अघाकृत सूची दी गई है। ठीक है, कुछ सूची है यहाँ पर जिसमें आप देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में अभी जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। अगला है आसाम के सरन हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आपका आसाम के एमपी है। ठीक है, सीएम है, सॉरी, सीएम है। ठीक है, अगला बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई। गोवा के प्रमोद सावंत। चलिए आगे बात करेंगे। गुजरात के भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल कहाँ के सीएम है? गुजरात के। चलिए आगे, कुछ सीएम यहाँ पे और है। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और नायब सिंह सैनी हरियाणा के। झारखंड के हेमंत सोरेन। कर्नाटका के सिद्धार मैया। ठीक है, सिद्धार मैया। अगला है, केरल के पिनाराई विजयन। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। मध्य प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये सब देख लीजिए। मध्य प्रदेश का मोहन यादव। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मेघालय के कॉनरोड संगमा। मिजोरम के देख लीजिए लालू दुहोमा। नागालैंड के नेफ्यू रियो। अगला है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, ये सीएम है उड़ीसा के। ठीक है, कहाँ के सीएम है? उड़ीसा के। अगला है पंजाब के भगवत मान है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा। अगला सिक्किम में क्या है? प्रेम सिंह तामांग। ठीक है, प्रेम सिंह तामांग जो है ये कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। ठीक है, अगला तमिलनाडु में कौन है? एम के स्टालिन।
तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा के मानिक शाह, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह। चलिए, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, काफी पॉपुलर है, सबको पता है। चलिए, अब हम लोग आगे बात करें अकॉर्डिंग व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर आपके एग्जाम में पूछा था बेस, ठीक है, ये बेस से ही बना है बेसिसिटी, ठीक है, यानी कौन सबसे ज्यादा बेसिक है और कौन सबसे कम। तो CH, CS, OH, फिर RBOH, फिर KOH, NaOH, LiOH, यानी पहले तो ये याद रखिए कि जिस भी वर्ड का लास्ट में OH हो, ठीक है, आगे कुछ भी हो, अगर OH है तो वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1973। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। अगला हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया भारत द्वारा 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को ये किया गया था, जो बाघ जो है उनको सुरक्षा दिया जाए, ठीक है, पुनर्जीवित किया जाए, तो उनके लिए ये किया गया था। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, यानी BCCI का बेसिकली आपका हेडक्वार्टर पूछा है, जो कि मुंबई में है। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये आपसे पूछा था, ठीक है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। और कहाँ पर है ये भी याद रख लीजिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम जो है वहां पे स्थित है BCCI का हेडक्वार्टर, BCCI का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए आगे आएंगे अब हम लोग। लता मंगेशकर को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। आगे इसके बारे में कुछ और पॉइंट है। गायिका लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2001 में। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी याद रखिए शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और साथ ही साथ लता मंगेशकर दोनों को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बात करेंगे किस शंख वंश के शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, यानी कौन सा एक शंख वंश के, यानी शंख वंश, ठीक है, शंख वंश के शासक है, यानी शंख वंश के जो राजा हैं जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी, ठीक है, जो कि शंख वंश के शासक रुद्रदामन फर्स्ट प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, जैसे स्पष्टीकरण, रुद्रदामन फर्स्ट प्रथम पश्चिमी क्षत्राप जो वंश है, ठीक है, उसका शासक था और उसने लगभग 150 ईस्वी, ठीक है, 150 ईस्वी के आसपास सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है, मतलब मरम्मत करवाया था, ठीक है, रिनोवेशन बोल सकते हैं इसको। अच्छा, मुख्य बातें हैं कुछ, जैसे शासक कौन थे, रुद्रदामन फर्स्ट प्रथम वंश था, शंख वंश थे, ठीक है, शाका वंश भी बोल सकते हैं। अगला झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, तो आत्माराम पंडुरंग ने की थी, किसकी स्थापना, याद रख लीजिए, प्रार्थना समाज। कौन सा समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने 31 मार्च 1867 में की थी। कब की थी, 31 मार्च 1867 को की थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, ठीक है, जब केशव चंद्र सेन, याद रखिए केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे तभी की थी, जिसका उद्देश्य यानी मेन मोटिव क्या था, जिनका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना, यानी एक ही गॉड होगा और एक ही गॉड का हम लोग सब पूजा करेंगे। क्या करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो किस राज्यवंश से थे, ठीक है, तो वो पल्लवा डायनेस्टी से थे। राजवंश यानी डायनेस्टी, यानी किस डायनेस्टी से थे, पल्लवा डायनेस्टी से थे, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और ये भी याद रखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उनका जो शासक काल देख लीजिए 600 से 630 तक था, ने पल्लवा राजवंश की महानता में योगदान दिया। चलिए अगला, महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक पल्लवा राजा थे जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में वर्तमान क्षेत्र की दक्षिणी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी कुछ पॉइंट है, ठीक है।
तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बताया। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 32 जो है, ये आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, वो इसमें बेसिकली आर्टिकल 32 में रेट्स है। क्या है? रेट्स के बारे में बताया गया, जो बेसिकली 5 रेट्स होते हैं। तो इससे सिमिलर आर्टिकल कौन सा है? तो वो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो 226, ठीक है। तो 226 इससे आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 26 में भी रिट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए इसके बारे में के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की भूमिका, देखिए, जबकि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है, और अंतर्गत उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी 226 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें हाई कोर्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को समान शक्तियां प्रदान करती है, हालांकि अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ये भी याद रखिए, आर्टिकल 226, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है। अगला है राष्ट्रपति पद की योग्यता की शर्त कौन कौन सा है, यानी कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट है तो उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमने टिक मारेंगे ये सब चीजें। अगला है लठमार होली। लठमार होली जो है कहाँ पे मनाया जाता है? बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है, जो कि शहर का है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है लठमार होली हिंदू त्योहार होली में मनाया जाता है, ठीक है। लठमार होली हिंदू त्योहार होली में मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस त्योहार के दौरान ब्रजमंडल के होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। चलिए, अगला है भारत का पहला गोल्फ क्लब कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बेसिकली वो कोलकाता में है। फुटबॉल पूछे तो वो भी कोलकाता में, क्रिकेट पूछे तो भी कोलकाता में। चलिए, अगला रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, ठीक है, RCGS कोलकाता भारत में 1829 में स्थापित किया गया था, और यह भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है, ठीक है। बिहार किसान सभा के स्थापक कौन थे? ठीक है, बिहार किसान सभा के स्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ये बिहार किसान सभा के स्थापक थे, यानी फाउंडर थे। अगला यहाँ पे आते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के दौरान ही किया था। कब किया था? सोनपुर मेला के दौरान ही ये किया गया था। अगला हम मैं बात करूं, विश्व मोहन भट्ट को 1994 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन था, विश्व मोहन भट्ट को किससे सम्मानित किया था? ग्रैमी से। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व मोहन भट्ट एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक है, ठीक है, वह जयपुर राजस्थान से है। भट्ट ने 1994 में, यानी 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो विश्व भट्ट ने ग्रैमी पुरस्कार कब जीता? 1994 में, ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक है। अगला वर्ड हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। निम्न में से किस में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन से आपसे पूछा गया था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हम लोग इसे करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें ये देख लीजिए 2NaOH जो है 2Na प्लस H2 बनता है, 4Fe 3O2 2Fe2O, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अगला है कृषि क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या बोलता है? कृषि क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या बोलता है? तो ये भी हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ही क्लिक करेंगे, ठीक है। कृषि घनत्व कृषि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या को बताता है। यह एक माप है जो किसान द्वारा खेती की जाने वाली जमीन के औसत क्षेत्रफल को दर्शाता है। कृषि जनसंख्या घनत्व खेतों और कृषि योग्य भूमि का अनुपात है, ठीक है। कृषि जनसंख्या घनत्व हमें औसत खेती के आकार के बारे में बताता है, तथा ये भी बताता है कि जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त खेत है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि केंद्रीय विज्ञान, ठीक है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो इनका पूछा ये कौन है? तो जितेंद्र सिंह है। ठीक है, फिलहाल कौन है? जितेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन आएंगे, जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार संभाला लिया है क्योंकि ये मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आते हैं। अगला है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी किस पठार पर पाई जाती है? ठीक है, उपजाऊ मिट्टी के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी किस पठार पे पाई जाती है? तो दक्कन पठार पे पाई जाती है, दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये दक्कन ट्रेपो के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। ठीक है, चलिए अगला है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का सब नियामक निकाय कौन सा है? तो ये भी हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ही क्लिक करेंगे। ठीक है, भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का स्वयं नियमन संगठन एसआरओ। ठीक है, ये कौन सा है? एसआरओ है। क्या है? एसआरओ। तो ये सब बेसिकली ऑप्शन से ही हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे, चंद्रयान 3 का वेट पूछा गया था। तो ये 1752 किलो। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था? ठीक है, चंद्रयान 3 जो था उसमें विक्रम लैंडर था, उसका वजन कितना था? तो 1752 केजी था विक्रम लैंडर का वजन। तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला है, चंद्रयान 3 मिशन में लॉन्च डेट कब हुआ था? ये चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट था 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई, याद रखिए 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। लैंडिंग विक्रम लैंडर नाम था। 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक। और विक्रम लैंडर, इसका वजन 1752 केजी है। ठीक है, अब रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर नाम है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर है। ये 27 किलोमीटर का रोवर था जो चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला नील दर्पण। ये पुस्तक है, ये नील दर्पण जो बुक है ये कौन लिखे थे? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा ये नील दर्पण बुक लिखा गया था। अगला तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तवा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी है? तो ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है तवा नदी। अगला कुछ पॉइंट है देख लीजिए, यह तवा मध्य भारत की नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये क्या है? मध्य भारत की नर्मदा नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है। तवा 172 किलोमीटर के साथ नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह बैतूल के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और उत्तर और पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए होशंगाबाद जिले में नर्मदा में मिल जाती है। तवा जलाशय दक्षिणी होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो ये सब चीज आप देख लीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट मैंने बताया, आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील कहाँ पर है? ये फिर क्वेश्चन वही हो गया। सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार में स्थित है। कहाँ पर है? सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक याद रखिए कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सुदर्शन लेक रुद्रनाथ दामन ने ये करवाया था, तो ये कहाँ है? गुजरात में है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जो है आर्टिकल 32 में है। ठीक है, चलिए रिट जो है 5 तरह का होता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर का शिफ्ट नंबर 2। दोआबा। दोआबा कौन से नदियों के बीच में है? ठीक है, दोआबा जो है कौन सी नदियों के बीच में है? तो गंगा और यमुना, याद रखिए गंगा एज यमुना, गंगा और यमुना के बीच में है दोआबा। उत्तर भारत में यदि बिना किसी नदी के नाम के साथ केवल दोआबा कहा जाए तो यह गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र का नाम है। ठीक है, उत्तर भारत में कोई भी नदी है उसके साथ केवल दोआबा कहा जाए तो ये गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही कहते हैं। अगला है, विद्युत प्रवाह का क्या होता है? विद्युत प्रवाह का क्या होता है? तो वो पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला है, जीएसटी के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का क्या नाम था? तो जीएसटी के लिए जो कमेटी बनी थी उसे विजय केलकर का समिति बोलते हैं या विजय केलकर कमेटी बोलते हैं, जो जीएसटी के लिए बनी थी समिति। इसका सुझाव विजय केलकर समिति 2002 ने दिया था। ठीक है, यह
कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण मंत्री है। ठीक है। अगला है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? जो सिडबी है, SIDBI, सिडबी का जो आपका फाउंडेशन पूछा है, फाउंडेशन जो है ये कब हुआ था? ये 1990 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में इसका स्थापना हुआ था। तो यही पूछा गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी एक तरह का बैंक है जिसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी और लखनऊ में की गई थी। अगला है टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? टेबल टेनिस का जो गेंद होता है इसका वजन कितना होता है? 2.5 से 2.7 ग्राम। अगर क्रिकेट का बॉल का मैं वजन की बात करूं तो ये लगभग 155 ग्राम होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है टेबल टेनिस गेंद आमतौर पर नारंगी या सफेद होती है। इसका जो गेंद है बेसिकली नारंगी और सफेद होता है। यह प्लास्टिक टेबल टेनिस बॉल का वजन 2.7 ग्राम यानी 0.07 औंस होता है और इसका व्यास 50 मिलीमीटर यानी 1.57 इंच 1.57 इंच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? यानी भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? ये कोलकाता हाई कोर्ट है जो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट है। भारत का पहला उच्च न्यायालय, ठीक है, फोर्ट विलियम। ठीक है, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय जो है फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय, जबकि कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहाँ जाता है? 14 मई 1862 को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गए लेटर्स पैटर्न द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। 1 जुलाई 1862 को औपचारिक रूप से खेलों में खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में? ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उस उनके न्यायाधीशों का जो वेतन है, सैलरी है, ठीक है, वो किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 125 में है, अनुच्छेद 125 और भारतीय संविधान 1950। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? ठीक है, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? अलीगढ़ पे। ठीक है, चलिए अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला है सूर्य देव की पूजा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो छठ पूजा में किया जाता है, सबको पता है। चलिए एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ये गर्मियों के महीने के दौरान प्रायद्वीपों में भारत में लगभग 14 डिग्री उत्तर से अधिक बहती है। ठीक है, चलिए अगला है लू किस दिशा में बहती है? तो ये अकॉर्डिंग टू हम लोग ऑप्शन करेंगे। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी है। ठीक है, तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही किया जाएगा इसको। अगला है 2022 में ओलंपिक में कांस्य पदक, ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है 2022 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो ये लगभग निशानेबाजी से संबंधित है। गगन नारंग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए गगन नारंग ने 2012 में लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2012 में इनको ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, ठीक है, और कितना? 10 मीटर एयर राइफल में, याद रखिए एयर राइफल में। और गगन नारंग एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई पदक जीते हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। ओलंपिक 2012 के लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006, 2010, 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए एशिया खेल 2006 और 2010 में एशिया खेलों में भी पदक जीते हैं। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 2010 में भी उन्होंने पदक जीता है। अगला है
अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किए थे? तो देवगिरी से वो सबसे पहले आक्रमण किए थे दक्षिण भारत से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण की शुरुआत देवगिरी, वर्तमान महाराष्ट्र जो बोलते हैं, वहां से की थी। 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने 1294 में देवगिरी पर पहला सफल आक्रमण किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर भी आक्रमण किए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान थे। उनका असली नाम अली गुरुशाब था। उन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। अगला है WPL 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था? WPL 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम में ये पहला मैच हुआ था। अगला है वुमेन प्रीमियम लीग। ठीक है, WPL 2023 का पहला मैच 4 मार्च 2023 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। इस लीग का आयोजन भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा किया गया था और ये एक महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। टीम जो है WPL वुमेन प्रीमियम लीग जो है 2023 में कुल 5 टीमें थी। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अगला है यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। ठीक है, चलिए, पहला जो मैच था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे, जनगणना के अनुसार रोजगार में महिला भागीदारी का कितना प्रतिशत था? तो 25.51% था। ठीक है, यानी बोल सकते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 25.51% थी। और ये दर 2021 में जो जनगणना हुआ था यानी सेंसस 2001 में 25.63% था, जो कि 2011 में कम हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम लोग मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट बात करें, मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो वो 53, याद रखिए 53.26% था। ठीक, चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन था कि MS स्वामीनाथन के बारे में था। MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये भी हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार पहल थी। यह कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए थे। शुरुआत और उद्देश्य, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादक में वृद्धि करना था। मुख्य फसलें जो थी हरित क्रांति के दौरान गेहूं, चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV का उपयोग किया गया, जिसमें इन फसलों के उत्पादन में उल्लेखित वृद्धि हुई थी। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, यानी वित्तीय आपातकाल में से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 360 है। तो ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, तो यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चंदगांव शास्त्रागार यानी चित्तगांव आर्मरी रेड जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी इनके लीडर कौन थे? बेसिकली इनके लीडर के बारे में पूछा था, तो सूर्य सेन इनके लीडर थे। चित्तगांव आर्मरी रेड जो कि 18 अप्रैल 1930 में हुआ था, डेट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, 18 अप्रैल 1930, ये डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है? तो ये संघ और राज्यों के बीच संबंधित है, यानी यूनियन और स्टेट जो है। ठीक है, स्टेट और यूनियन का रिलेशंस बताता है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 यानी 257 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है और यह निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करता है, जैसे संघ और राज्यों के कार्यों का समानत्व, संघ के निर्देशों का पालन, संघीय कानूनों का कार्य वर्णनीय। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोविंद जी नृत्यालय
गोविंद जी नेत्रालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित बिरजू महाराज ने की थी गोविंद जी नेत्रालय का स्थापना। ठीक है, गोविंद जी नेत्रालय की स्थापना प्रसिद्ध भारतीय नृतक और कोरियोग्राफर पंडित जी बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आईयूपीएसी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईयूपीएसी नेम जो है टर्शरी बुटाइल अल्कोहल का क्या था? तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। ठीक है, ये था। अगला है पीलिया। पीलिया यानी पोलियो जो है शरीर, पीलिया, हाँ पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया जिसे आइसिटेरस के रूप में भी जाना जाता है, उच्च बिलीरुबिन के स्तर के कारण त्वचा और आंखों के सफेद रंग का पीला या हरा रंग होता है। इसे हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। पीलिया के सबसे अधिक जुड़े लक्षण खुजली, पीला मल और गहरे रंग का मूत्र है। पीलिया को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग थर्ड शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के पहला विजेता कौन था? तो वो भारत था। अनुच्छेद 77 से पूछा था कि आर्टिकल 77 क्या है? तो भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित था ये। और आर्टिकल 78 जो है वो बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए था। संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित था। अगला है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री के बारे में पूछा था, वो कौन था? टोडरमल था। अगला है अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के नवरत्न, ठीक है, अकबर का जो नवरत्न था उसी में से एक था टोडरमल। ठीक है, उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर के 9 रत्नों में से 9 प्रमुख व्यक्ति शामिल थे जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। यह उनकी सूची है। बिरबल अकबर के दरबार में प्रमुख कवि और विदूषक थे। ठीक है, बिरबल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिरबल जो है वो अकबर के दरबार में क्या थे? कवि थे यानी पोइट थे। तानसेन की बात करें तो महान संगीतकार और गायक तानसेन थे। अगला है अब्बुल फजर। अब्बुल फजर भी देख लीजिए, अकबरनामा को लिखने वाले अब्बुल फजर थे और आईने अकबरी के लेखक भी थे। फैजी प्रसिद्ध कवि और अब्बुल फजल के भाई फैजी। राजा टोडरमल वित्त मंत्री और राजस्व प्रणाली के सुधारक। राजा मानसिंह प्रमुख सेनापति। अब्बुल रहीम खाने खाना कवि और सेनापति। और मुल्ला दो प्याजा विदूषक और सलाहकार। फकीर आजियो दिन धार्मिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिनके पास डैश है उन्हें सीमित कार्यकर्ता कहा जाता है यानी मार्जिनल वर्कर कहा जाता है। तो जिनके पास लगभग बोल सकते हैं कि 183 दिन या फिर उससे कम का भी काम है तो उसे हम लोग सीमांत कार्यकर्ता बोलते हैं या मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया से। एक क्वेश्चन था जो कि फोटो दिया हुआ था कि पहचाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, तो ये भी बेसिकली फोटो देख के होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे शिल्पाधिकरम की रचना की थी? शिल्पाधिकरम का रचना कौन था? इलांगो। ठीक, इलांगो आदिगल। ठीक है, इनके द्वारा ये शिल्पाधिकरम लिखा गया था, तो ये पूछा गया था। अगला है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कि इस समिति के मतलब वो किस समिति से किया गया था? तो मालेगाम समिति के द्वारा किया गया था, ये पूछा था। अगला है नुआखाई। नुआखाई जो है ये फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। ये पूछा गया था कि नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और कुछ और फेस्टिवल है देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का है क्या है? दशहरा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है दशहरा, उगाड़ी, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश का रे, बोरीबूट, मयोकू, बिहू और अब्बूबाची मेला आसाम का है। बिहार का है छठ पूजा, सामा चकेवा, मकर संक्रांति। छत्तीसगढ़ का है बस्तर। ठीक है, बस्तर दशहरा, हरेली पोला। गोवा का है कार्निवल, सिग्मो, सनबर्न फेस्टिवल। गुजरात का है नवरात्रि, उत्तरायण। ठीक है, और बैसाखी तीज जो है हरियाणा का है। हिमाचल प्रदेश का लोहड़ी है, दशहरा है। तो कुछ कुछ फेस्टिवल है केरल का, जैसे ओनम है, विशु है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। झारखंड का करम, सरहुल और माघी। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ फेस्टिवल है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा।
अगला है भारतीय रेल की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो 67.957 किलोमीटर था। तो ये पूछा गया था। भारतीय रेलवे का स्थापना 1853 में हुआ था, ठीक है, जो जब मुंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी। नित्यगाम डांस एकेडमी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है। नित्यगाम डांस एकेडमी ये पूछा गया था, तो नित्यगाम डांस एकेडमी कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। चलिए, नित्यगाम डांस एकेडमी का हो गया। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम PMAY जी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 और 40% के अनुपात में, और पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 90 और 10 के अनुपात में की जाती है। तो इसी के साथ सारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलता है एसएससी सीजीएल का आने वाले शिफ्ट में, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें 7667296746। इसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछा जा रहा है, जीके जीएस में पूछा जा रहा है, तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।